फ्रॉम बर्थ टिल 30, ये मेडिकल बायोलॉजी का साइंस भी बोलता है कि जन्म से लेके 30 तक आपका और मेरा जो शरीर है या किसी का भी शरीर है वो ग्रोथ फेज में होता है। अब ग्रोथ फेज का मतलब आप जानते हो, इसमें लकड़ पत्थर हजम कुछ भी कर सकते हो, सात खून माप। बट 30 years ऑनवर्ड यही बॉडी डीजेनरेटिव फेज में होती है, डीजेनरेट करती है। डीजेनरेटिव फेज बोल सकते हो आप इसको। अब सवाल उठता है, 30 के बाद आप कितने लोगों को जानते हो जो ये एजुकेट कर सकते हो कि ये जो डी जनरेशन है, इसको बहुत कंट्रोल्ड डी जनरेशन हो सकता है, बहुत स्लो किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। और इस यात्रा में होता क्या है कि नॉर्मली 30 से 40 इसको बोलते हैं प्री डिजीज लेवल। ये वो लेवल है जहां पे इंसान नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है, दरवाजे पे लगभग लगभग खड़ा है। इस में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपकी बॉर्डर लाइन पे होती हैं, क्योंकि शरीर में कोई भी डिसऑर्डर अचानक नहीं होता कि आज रात को कल सोए और सुबह कुछ हो गया। इसके बाद दूसरा आता है क्लिनिकल डिजीज लेवल, जिसमें आप डायग्नोज करवाते हो और डायग्नोज करने के बाद वो कुछ सिम्टम नजर आते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि ये डिजीज लेवल, जो क्लिनिकल डिजीज लेवल है, यहां तक ना पहुंचा जाए। इसलिए 30 ऑनवर्ड आपको ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये डीजनरेटिव फेज में हम इंटर कर चुके हैं। वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। और उसमें हमें क्या क्या करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। और जेनेटिक लेवल पे क्या होता है, तो कुछ चीजें क्या कॉस्ट करता है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ये सभी तो संभव नहीं है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर टेस्ट कराओगे तो डिपेंड, इवन 4,500 रुपया भी लग सकता है स्टार्ट में। और इसके आगे जैसे ब्रेन डिफ्यूज टेस्ट होता है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अब आप ये सोचो, केवल आपको ब्रेन का केवल टेस्ट करना है, कॉस्ट का बता रहा हूं क्यों। एस्टोनिया वन में हम कहते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग पीपल सोसाइटी कॉस्ट इफेक्टिव होलिस्टिक सोल्यूशन। तो केवल टेस्ट करने के 4,500 लग गए, और ये कहा जाता है, और आपने अनुभव से देखा होगा कि जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं फीस भी ज्यादा लेते हैं, तो 1,500 रुपये फीस भी होगी। तो आप केवल अभी आपने क्लिनिकल टेस्ट कराए और 6,000 रुपये चला गया। अगर आपकी एज 30 साल है, तो अगर आप 30 साल में एक भी ब्रेन कैप्सूल एक दिन में लेते हो, तो बहुत ज्यादा संभावना है इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। और यहाँ पे अगर ये करवा भी लिया आपने, ये तो ये दिखाता है कि भाई साहब आप बीमार युक्त हो, शरीर बीमारी से आ गया है। अब इसकी यहाँ से ट्रीटमेंट की यात्रा शुरू होगी। इसी तरह से लीवर का टेस्ट अगर आप कराएं तो 1,400-1,500 रुपये लगते हैं। कैंसर में 6,000 30,000 है। डायबिटिक का भी 1,100-1,200 रुपये लगता है। ये अभी जीआई सिस्टम का कराओगे तो इसकी कॉस्ट अलग है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये जो हम अब ये भी देखोगे अपने शहर में जो हर गली मोहल्ले में डायग्नोस्टिक लैब, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्या हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं? आज जो हमारा कल भी हमने बात की थी कि आज जो डी जनरेशन है, यानी बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ रही हैं, तो उसका एक कारण डीएनए लेवल पे भी कुछ चल रहा है। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बात करते हैं, क्योंकि कल भी हमने बात की थी, हो सकता है मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा, आप में से काफी लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहे होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया कि अगर हमको किसी प्रोफेशन में पैसा कमाना है, वी नीड टू बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब कुछ समय सीखने में लगाओ। यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम ज्यादातर 30, 35, 40, 50 साल की उम्र में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो तब तक तो हम पहले ही ज्ञानी हो चुके होते हैं, तो लगता है यार अब भी सीखना पड़ेगा। मेरे को एक सरदार जी मिले थे बहुत पहले, बहुत पहले नहीं, 8 महीने पहले। मैंने उनको कहा जूम पे आया करो, सीखा करो। कह जी इतने साल हो गए सीखते हुए, 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, अब भी सीखना पड़ेगा। मैं कहा जी फिर आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपने हिसाब से जितना करना चाहो करना, क्योंकि जो ज्ञानी हो उसको कौन ज्ञान दे पाएगा। आई होप इस तरह के ज्ञानी ना बनिए। तो कुछ बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो एक शरीर है, और शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, सबको पता है, ये ट्रिलियंस में होती हैं। भाई इतना छोटा सा रखना है कि जो शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाओं से फिर टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाते। बट एक कोशिका के अंदर
क्रोमोसोम होते हैं, ये लिखा हुआ है, और इसके 23 पेयर यानी टोटल 46 होते हैं। इसमें भी डिटेल में नहीं जा रहे हम, कौन क्या करता है। अब हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, लड़ी, जैसे आज दीपावली आएगी तो उसमें छोटे छोटे पटाखों की लड़ी होती है, तो एक लड़ी में कई बार 200 पटाखे हो सकते हैं। तो वैसे ही ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ये सीढ़ी नुमा होता है, दो मतलब दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, लड़ी बोल सकते हो इसको। और इसकी लंबाई लगभग लगभग 2 मीटर के आसपास होती है। किसकी? डीएनए की। ये इतना कॉमन सेंस बताना चाहिए। अब ये डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया वो लड़ी है, उसमें 500 पटाखे हैं छोटे वाले, पट 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 पड़ते हैं। तो वैसे ये 2 मीटर की जो लड़ी है, जिसको आप डीएनए बोलते हो, इसके अंदर पटाखे हैं ये लगभग 20,000 होते हैं, और इसी को हम जीन्स बोलते हैं। अब आज की डेट में जो मॉडर्न जेनेटिक साइंस है वो कहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो जीन है यही सब कुछ करते हैं। सेल कैसे बननी है, कब तक जिंदा रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, आपको बीमारी ना आए, ऐसा सब कुछ चीजें, एनर्जी कन्वर्जन, बहुत सारी चीजें, ये सब ये मान के चलो कि आप और मेरा शरीर, किसी भी इंसान का शरीर में जो भी काम कर रहा है, सांस लेनी है, कैसे बाहर जानी है, इसका कंट्रोल किसके पास है, तो ये पूरा ये जीन कंट्रोल करते हैं, जो एक डीएनए में कितने होते हैं, लगभग 20,000। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि इनके बिहेवियर में बदलाव आया है। ध्यान रखिएगा क्या हुआ इनके बर्ताव में, मतलब जो जिस तरह से इनको काम करना चाहिए था उस तरह से ये काम नहीं करते, और कई बार ये इसको डिसऑर्डर बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये क्यों हो रहा है और इसके कंसिक्वेंसेस क्यों हैं? तो मैंने कल भी एक उदाहरण बताया था कि दिल्ली में कुछ समय पहले पता चला, अभी जो स्ट्रे डॉग हैं या डॉग्स हैं, ये इंसान को काटने भी लग गए। तो एक्चुअली तो पाला जाता था इनको कि ये दे आर इंसान के दोस्त होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। तो सवाल मेरे को, तो जब मैंने न्यूज सुनी तब भी बोला कि भाई प्रॉब्लम डॉग के साइड में है या इंसान के साइड में है? तो रखा तो आपने इसलिए था, बस वो उल्टा काम करने लग गया, काटने लग गया। तो इसको बोलते हैं कि उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया। अब आप जब उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लोगों को, बच्चों को डर काट ले या उसको कर ले, जो भी है। तो जीन के जो बिहेवियर में चेंज आया है, साइंस ये कहती है कि इसके कई कारण हैं। एक कारण आपका लाइफ स्टाइल है, एनवायरमेंट है, डाइट है। ये एक्सटर्नल रीजन है जो आपके कंट्रोल में है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके अलावा इन जीन के बिहेवियर में चेंज आया है, वो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो केमिकल चेंजेस हैं, ये इंटरनल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये इंटरनल जो चेंजेस आ रहे हैं वो साइंस कहता है उसके लिए ज्यादातर कारण ये है, आपके लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट, डाइट। मोरलेस आज ये कहा जाता है कि इन्वायरमेंट में भी आपका कोई दखल नहीं है, दिल्ली में रह रहे हो तो आप भाई साहब कुछ भी कर लो, आपकी बस की बात नहीं है। तो इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल आपके हाथ में है, इसको कहते हैं भाई सुबह उठो, जो उठने का टाइम है आप, और उठने का टाइम कौन सा बढ़िया होता है, किसी दिन सुबह उठना और देखना कि चिड़ियों की आवाज कब आती है। तो जो चिड़िया आती हैं, चिड़िया की आवाज आती है और वो जहां पे रहती हैं उसको छोड़ देती हैं, उड़ने लगती हैं, इधर उधर जाने लगती हैं, वो आपका उठने का टाइम होना चाहिए। अब इसके बाद देखो कि ये चिड़िया जो दिन भर घूमती फिरती हैं, अचानक देखा होगा दिखती नहीं है, तो कहाँ चली गई? इसका मतलब ये सोने का टाइम हो गया, ये तो परफेक्ट टाइम हो गया। अब आप देखो कि दुनिया कर क्या रही है। अगर ये चेंज नहीं किया आपने, लोग 12, 1, 2 बजे सोते हैं, सुबह 9, 10, 11 बजे उठते हैं, इससे आपके जीन के बिहेवियर में चेंज आता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ गया ये भी आता है, और डाइट में भी बढ़ गया। तो जो डाइट है वो डाइट होनी चाहिए जो नेचर से आती है। बड़ा सिंपल है, जो नेचर में अवेलेबल है वो खाना खाओ। आज की डेट में जो इंसान खाना खा रहा है वो खाना नहीं खा रहा है जो नेचर है। नेचर और आपके बीच में प्रोसेसिंग आ गई है, उसको डॉक्टर नरवाल जी उसको फूड टेक बोलते हैं। तो खैर, अब आ गया, आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इस जीन बिहेवियर में आए हुए बदलाव के कारण को जानते हैं, और इसमें जीन में आए हुए बदलाव को फिर ठीक किया जा सकता है काफी हद तक। अब इसके बाद आगे बात करेंगे
ये जीन कई तरह के हैं जैसे मैंने बताया, तो उसमें से एक साइंस ने खोज निकाला कि सर्ट्यून जीन्स होते हैं। तो ये सात, फिर आपको पता चल गया अभी 20,000 में से सात, इसका नाम है SIRT, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, अदरवाइज सर्ट्यून है। तो ये एक से लेकर सात तक होते हैं। अब ये सर्ट्यून जीन का डायरेक्ट रिलेशन है एजिंग एंड एज रिलेटेड बीमारियों का। इसके बारे में बात करेंगे, जैसे DNA रिपेयर का मतलब सर्ट्यून, एजिंग मतलब सर्ट्यून, मेटाबॉलिज्म मतलब सर्ट्यून हेल्थ, सेनेसेंस का मतलब सेल पैदा हो रही है लेकिन मर भी नहीं रही और जिंदा भी नहीं है। जैसे वो बीमार युक्त इंसान है तो वैसे बीमार युक्त सेल हो गई तो वो भी गड़बड़ करती है शरीर में। तो ये सर्ट्यून में का जो देखा जाता है कि इनकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है अगर NAD+ ना हो आपके सिस्टम में, खान मतलब बॉडी में। और 30 साल के बाद जो NAD+ है वो सीरियसली ड्रॉप करता है। मैंने बताया 30 साल के बाद बॉडी का डीजनरेशन स्टार्ट हो गया। अब बॉडी का डीजनरेशन स्टार्ट है तो साइंस ने ये खोज निकाला है, ये तो 20 साल की साइंस है, जीनोम मैपिंग जिसको बोलते हैं। यानी ये जो 20,000 जीन्स हैं ये क्या करते हैं, कब ऑन होते हैं, कब ऑफ होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, कब नहीं होते, और एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, और जब नहीं होते तो क्यों होते हैं, ऐसा कुछ का जो साइंस है उसकी उसको 20 एक साल में इसने बहुत तरक्की की है। और इसी का कनेक्शन एजिंग से भी है, या डीजनरेशन से भी है, या रिवर्स एजिंग भी बोल सकते हो आप। तो अब सवाल उठता है कि ये NAD, देसी भाषा में इसको खाना बोल दो, वैसे है नहीं है, लेकिन NAD का प्रेजेंस प्रेजेंस जरूरी है ताकि ये सर्ट्यून जीन्स प्रॉपरली वर्क करें। और जब NAD की मात्रा घट गई तो ये सुस्त पड़ जाते हैं। मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ, कभी बायोलॉजी वाला ये मत बोले कि ये कौन सी बायोलॉजी में लिखा हुआ है। और अगर बायोलॉजी में बोलना है तो प्योर बायोलॉजी में भी बात की जा सकती है किसी दिन। तो उनमें से कुछ सेट्यून लिखे, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। साथ में से थोड़ा इसका डिटेल में लिखा हुआ है। सेट्यून 1 अगर इसका एबनॉर्मल बिहेव, इसकी फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब, जैसे कभी आप अगर आयरन का टेस्ट कराने जाओ हीमोग्लोबिन का, तो उसका एक रेंज आती है, इस रेंज से इस रेंज में होना चाहिए। इसका मतलब अगर आयरन काउंट उस रेंज में है तो वो ठीक है। बट अगर उस रेंज से नीचे हो गया तब प्रॉब्लम, उससे ऊपर हो गया तब प्रॉब्लम। तो उस रेंज के बीच में हम उसको बोलते हैं नॉर्मल बिहेवियर। तो सर्ट्यून का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो जब गड़बड़ा जाता है तो सेल साइकिल जनरेशन पे फर्क पड़ता है। यानी सेल का मल्टीप्लिकेशन और सेल की जो प्रोग्राम डेथ होती है, यानी सेल को का जन्म मान लो, मल्टीप्लाई का मतलब जन्म हुआ, और जिस दिन उसको डेथ होना है वो भी उसकी प्रोग्राम डेथ होती है, फिर वो सिस्टम से बाहर हो जाती है। इस पे भी फर्क पड़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे फर्क पड़ता है, मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ता है, इन्फ्लेमेशन में, और DNA में जो रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें। अब इस तरह से अगर देखो तो, अगर आप, मैंने कल भी बताई थी कि जो स्टोनिया 1 का एवरीडे 1 है वो इंडिया नहीं दुनिया के हर मल्टीविटामिन से अलग क्यों है, क्योंकि वो बॉडी का न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है, वो जीन का न्यूट्रिशन भी देता है जिसमें TMG और CAKG है। अब कैन यू इमेजिन दिस, कि दुनिया अभी भी बॉडी का न्यूट्रिशन बना रही है और स्टोनिया 1 जीन का न्यूट्रिशन भी बना रहा है। तो मल्टीविटामिन में बॉडी का न्यूट्रिशन भी है, विटामिन मिनरल जो भी होना चाहिए, लेकिन साथ में TMG CAKG है। तो ये सर्टीन जीन का गड़बड़ आ गया तो क्या, देखो इतने काम हो सकते हैं। फिर एक और उदाहरण ले रहे हैं हम, एक बस तेज भाग गया लगता है, सेट्यून 6। तो अभी हमने 1 की बात की थी, तो आप देखो लगभग लगभग सेम है। ये एजिंग बढ़ेगी अगर सेट्यून ने गड़बड़ कर दिया, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कैंसर हो सकता है। प्लरीपोटेंसी का मतलब है एक सेल का दूसरी सेल में बनना। इसको एम्ब्रॉयनिक सेल बोल सकते हो, स्टेम सेल्स बोलते हो, DNA रिपेयर, मेटाबॉलिज्म, जीन एक्सप्रेशन में फर्क फर्क पड़ सकता है टोटल, और जो जीन्स हैं इसके अलावा, सर्टीन के अलावा। और अब एक और बात करते हैं, कल के हिसाब से हम फास्ट चलेंगे। SRT4, यानी ये एक, अब एक और जीन है SRT4, इसका बिहेवियर अगर एबनॉर्मल हो गया तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ सकती है, डायबिटिक, लीवर, कैंसर, न्यूरोजनरेशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर, क्यों बोला जाता है खान पान का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि पहले से देखो
आज जो हम कर रहे हैं, आज से 40-50 साल पहले जो बताना पड़ रहा है लोगों को, वो एक कम पढ़ा लिखा इंसान, कम अवेयर इंसान रोज प्रैक्टिस करता था। दैट इज द डिफरेंस। आज हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत नॉलेज भी हो गई। अब एक और चीज की बात करेंगे कि जब, वैसे तो ये 30 इयर्स के बाद होना शुरू हो जाएगा, बट ये एक्सेलरेट होगा, बढ़ जाता है। इसको सेलुलर सेनेसेंस बोलते हैं। सेलुलर सेनेसेंस का मतलब है कि एक नॉर्मल सेल है, इसकी प्रोग्राम्ड डेथ हो जानी चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। बट उस सेल की डेथ नहीं होती, तो ये सेल ना तो जिंदा है, ना ना ये फंक्शनल है, ना ये डेड है। तो इसकी वजह से एज रिलेटेड डिजीज बढ़ती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, टिश्यू डिसफंक्शन हो सकता है, ऐसे कुछ चीजें हैं। ऑल्सो प्रमोट्स कैंसर, एजिंग। अब ये जो सेलुलर सेंसेशन है, ये एज के साथ बढ़ जाएगा। और अगर एज के बाद अपने खान पान का ध्यान, एक्सरसाइज, डाइट ये ना रखा, और साथ में आपका एनएडी प्लस भी कम हो रहा है, तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो एजिंग या डीजनरेशन, एजिंग के साथ डिजीजेस बढ़ने का रीजन है कि बॉडी में जो ये मार्कर हैं, हॉलमार्क बोलते हैं, ये मार्कर हैं, जैसे सेलुलर सेंसेशन, ये बढ़ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे, टेलोमेर शॉर्टनिंग। हमने वहां बात की थी क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह की हेल्दी, ये जो हेल्दी क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक कैप होती है। ये एज के साथ, तो फिर इसका भी साइंस है कि 30 साल के बाद ये टेलोमरिंग शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये आप देख रहे हो, छोटी हो गई, फिर ये छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई। तो पिछले 30-40-50 साल में कहा जाता है कि इंसानों में रिसर्च से पाया गया कि ये टेलोमरिंग शॉर्टनिंग फास्ट हो गई है। टेलोमरिंग शॉर्टनिंग फास्ट हो गई। कारण मैंने बताया, कुछ एक्सटर्नल रीजन है, कुछ इंटरनल रीजन है। टेलोमेर शॉर्टनिंग लीड टू, अब देखो, अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब एक्सेलरेट करते हैं। हमेशा देखना, नेगेटिव चीजें भी अगर फैलती हैं तो तेजी से फैलती हैं, और पॉजिटिव चीजों को फैलाने में समय लगता है, मेहनत करती है। तो अभी ये बॉडी के लिए निगेटिव है, यानी उधर टेलोमेर शॉर्टनिंग तेजी से हो रही है, और इससे क्या होगा, सेलुलर सेनेसेंस भी तेजी से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब, आग में घी। इससे क्या होगा, जीनोम इंस्टेबिलिटी, जो जीन की इंस्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, एज और एज रिलेटेड डिजीज, लंग्स हो गया, बोन मैरो डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर बढ़ जाएंगे। अब आप सोचो, है बड़ा सिंपल, लेकिन इंसान ने ही इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो ये एक रीजन है, मार्कर है। इसी तरह से एक सेल होती है, जिससे बेसिकली सेल एक ही होती है, और उसी से रेड आरबीसी बन जाती है, उसी से फैट सेल बनती है, उसी से कार्डियो सेल बनती है, उसी से ये घुटनों के जॉइंट्स की सेल बनती है, ब्रेन की बनती है, उसको स्टेम सेल बोलते हैं। तो ये स्टेम सेल एग्जॉस्शन बोलते हैं, ये भी थक जाती है। मतलब इसको लगता है कि भैया बहुत काम कर लिया, अब मेरे बस की बात नहीं है। अब अगर ये स्टेम सेल थक गई, तो फिर देखो क्या पड़ेगा, न्यूरो पे भी फर्क पड़ेगा, जॉइंट्स पे फर्क पड़ेगा, कार्डियक पे फर्क पड़ेगा, आरबीसी पे फर्क पड़ेगा। थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। इसका एक बटन दबाना है, जिससे आपके ये सब दुरुस्त हो सकते हैं। इससे क्या करता है, देखो, रिड्यूसेस टिश्यूज एबिलिटी टू रिपेयर। अब अगर स्टेम सेल स्लो हो गई, एबनॉर्मल हो गई, तो एक्सेलरेटेड एजिंग बढ़ जाएगी, एज रिलेटेड डिजीज बढ़ जाएंगे, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीन बिहेवियर एक और है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ये न्यूक्लियस में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। जैसे हमारे आपके देखो, कई जगह जगह ना, एक जगह बिजली बनती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये बिजली बनाने वाला सेंटर मान लो। इसकी ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनाता कैसे है, ये एक्चुअली एक ग्लूकोज से 30 से 32 एटीपी बनते हैं, 36 भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। ये नॉर्मल है। इसका मतलब, अगर आपकी एज अप्रॉक्सिमेटली 30 है और आप फिट हो, यानी अभी आप ग्रोथ फेज में हो, यानी बॉडी जब ग्रोथ फेज में होगी, यानी बचपन से लेके
30 साल के बीच में। तो एक ग्लूकोज से मेजोरिटी केसेस, ये मत बोलना है कि भाई 1 से 30 साल में भी बीमारियां हो सकती है, मैं तो इसको भी कोई मतलब लोग बात को पकड़ लेते हैं कई बार। तो ग्रोथ फेज में ज्यादातर केस में, मेजोरिटी केसेस इनफैक्ट, एक ग्लूकोज से 30-36 एटीपी बनेंगे। जैसे ये 30 साल बढ़ेगी, ये 30 से 36 जो बनने चाहिए थे, और एटीपी का मतलब डायरेक्ट एनर्जी है, अब ये कन्वर्जन ही स्लो हो जाता है। 28 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे वो बल्ब डिम करता है ना, जब एम्पियर कम हो जाते हैं, तो वही 100 वाट का बल्ब 0 वाट जैसे बजने लगता है। तो इंसान का शरीर की स्थिति ऐसे हो जाती है। ये कन्वर्जन सही रहे, इसके लिए को फैक्टर है NAD+। तो चीजें लिंक्ड हैं। हम आज बोल रहे हैं एक हॉट बटन दबाने की जरूरत है, जिससे आप अपने को एजिंग या डीजनरेशन को पहले रोक सकते हो, फिर उसको रिवर्स भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे मत कर लेना, सोच लेना कि भाई कल मेरे को कई मिलते हैं, यंग फ्यूल कब तक खाना है, वो बात। ग्रोथ फेज 30 साल, 30 साल के बाद जब तक इंसान धरती पे रहेगा, डीजनरेशन फेज जाएगा। ये डीजनरेशन फेज जब तक रहेगा, तब तक तो कुछ समय तो लोग तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जब हो जाता है, फेलियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू फंक्शन प्रॉपर्ली, लीडिंग टू एनर्जी डेफिशिएंसी। अब बताओ, अगर एनर्जी डेफिशिएंसी हो गया, आप अपने घर का एग्जांपल बताना, जितनी एम्पियर चाहिए उससे कम एम्पियर आएगी तो फ्रिज भी खराब हो सकता है, टीवी भी खराब हो सकता है। अगर आपने डायरेक्ट लैपटॉप कनेक्ट कर दिया उसमें, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं जाती लैपटॉप में, तो जितने भी डायरेक्ट जाएंगे वो खराब हो सकते हैं। तो एनर्जी डायरेक्ट किसको जा रही है? हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, जॉइंट्स को, आपका डाइजेशन, सब कुछ। तो क्या होगा? मसल वीकनेस भी हो सकती है, ग्रोथ में आ सकता है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, ये बोल दिया सब। अब आगे बात करते हैं, ये भी, इसके लिए भी क्या चाहिए, वही एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अलावा एक और चीज इसके बारे में हम बात करती थी कि डी रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग। जो न्यूट्रिशन कब चाहिए, कितना चाहिए, इसको भी जीन डिसाइड करते हैं। और कई बार हम, कहा जाता है कि हर आदमी को अलग अलग चीज अलग अलग दिन पसंद आती है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट सेंसिंग। और ये गड़बड़ होने से डायबिटिक होता है। इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये भी जीनोम का पंगा है। आई होप वो हो, आज भी लगता है हम, एनीवे। डी जनरेशन ऑफ एज, ये हमने बात कर ली है कि 30 साल के बाद डी जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है टॉपिक में कितना एफिशिएंटली भी करने से, क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज, जिस दिन आपका जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ, 30 साल, और 30 साल की बॉडी का कर्व इस तरह से चलता है, ये वाला। 30 साल तक ये ग्रोथ फेज है, और ये डी जनरेशन फेज है। आप इसको ऐसा करके ऐसा कर सकते हो, डिले कर सकते हो, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसको भी हम फास्ट लेंगे, और देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ हम जाते हैं। तो आज हमने बात की थी कि ये 30 साल के बाद डी जनरेशन, डिके शुरू होता है, 50-70 है। और इस समय जो एजिंग मैकेनिज्म है, इस ये गड़बड़ा जाता है, जिसको टेलोमेर, जीनोम स्टेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शनिंग, स्टेम सेल, सेलुलर सेनेसेंस। और रिफ्लेक्ट क्या होता है शरीर में, दिस इज गोइंग इनसाइड द बॉडी, ये तो शरीर के अंदर चल रहा है, बट दिखता क्या है सिम्टम? किडनी, ब्रेन, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियो, मेटाबॉलिक, कैंसर, एनर्जी लो, इम्यूनिटी लो, जॉइंट हेल्थ। अब जब ये दिखता है तो हम टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट करने के बाद एक और सीन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई पंगा कहाँ है, उस पंगे को सॉल्व किया जाए। हम टेस्ट कराते हैं, कॉस्ट क्या है, और फिर ये कहा जाता है कि ये बेसिकली आपके जो डी जनरेशन है उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, क्योंकि हर जो चीजें हैं वो डी जनरेशन है, प्रोग्रेसिव है। ये भी हम अपनी टॉक में बात कर चुके हैं कि NAD+ लेवल 30 के बाद ये घटता है। तो ये अगर घट रहा है, और उधर बॉडी डिके फेज में है, डी जनरेशन फेज में है, तो सोने में सुहागा। और आप आज, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस डिके को आप स्लो कर सकते हो। ये पर्पज है हमारा। एंड इसीलिए स्टोनिया वन के पास एक प्रोडक्ट है, जिसका थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यंग फ्यूल।
एंड यंग फ्यूल का मतलब ये नहीं कि यंग फ्यूल ले लिया तो फिर रात को 3 बजे सोना है, 12 बजे उठना है ना, या फ्राइड फूड लाना है, खाना है जोमेटो से। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन है। एनएमएन इसमें है, एनएडी प्लस इसमें है, टीएमजी है, सीकेजी, इसके अलावा बहुत सारे और इंग्रेडिएंट हैं। कॉर्डिसेप है, इनका डायरेक्ट कॉर्डिसेप हो गया, सीएकेजी, टीएमजी, एनएडी प्लस, एनएमएन, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर जो सेनेसेंस है, या जो न्यूट्रिएंट सेंसिंग है, या जीनोम की जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसको नॉर्मल करने में मदद करते हैं। ये पर्पज है इसका, इसीलिए इसको एज रिवर्सल बोलते हैं। और मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में और बात करते हैं। जैसे हमने बताया टीएमजी, तो टीएमजी क्या है, ये मिथाइलेशन को बेटर करता है। एंड मिथाइलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जीन के बिहेवियर में गड़बड़ होती है। होमोसिस्टीन को बेटर करता है, डीएनए को इंटेग्रिटी को बेटर करता है, फ्री रेडिकल को कम करेगा कौन, टीएमजी। इसका मतलब टीएमजी एक ऐसा मॉलिक्यूल है। और कई बार टीएमजी का मैंने मॉलिक्यूल बोल दिया तो कई लोग बोलते हैं कि भाई, मेरे को एक हेल्थ जर्नलिस्ट मिली आज से 8-9 महीने पहले, ये बताया, नाम सुना, कहते तो केमिकल लग रहे हैं। मैंने कहा लग तो रहे हैं, आप इसको गूगल में जाके देखो। इसी तरह से सीएकेजी जो है, अगर आप देखें इसको, एंटी एजिंग है। क्यों है? सीएकेजी वर्क्स एंटी एजिंग बाय इंक्रीजिंग सेलुलर एनर्जी थ्रू कर्ब साइकिल। तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को कर रहा है, जिसकी वजह से डीएनए रिपेयर होगा, मिथाइलेशन बढ़िया होगा, एज रिलेटेड, रिड्यूसिंग एज रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेलुलर, इतनी सारी चीजें करता है। इट माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को भी बेटर करता है। तो इसका मतलब है कि सीएकेजी उन चीजों को, उस जीन के बिहेवियर को बेटर कर रहा है, जिसकी वजह से जीन का बिहेवियर गड़बड़ा जाता है। और जब जीन का बिहेवियर गड़बड़ा जाता है तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये इंटरनल लेवल पे काम कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यंग फ्यूल इट मींस जो इंटरनली समथिंग गॉज रॉन्ग उसको करेक्ट करने की करता है। आपका काम है जो समथिंग गोइंग रॉन्ग एक्सटर्नली, डाइट में, लाइफ स्टाइल में, प्रमोट सेलुलर क्लीनअप। अभी देखो, ये सेलुलर क्लीनअप, सेलुलर सेंसेशन से क्या था कि कुछ सेल ऐसी हैं जो ना तो जिंदा है ना मर रही हैं, दिक्कत कर रही हैं, उनको भी ये क्लीन करने का काम करता है कौन, एकेजी। अब इसके बाद एक और है एनएमएन, इसके बारे में आपने काफी सुना भी है। एनएमएन जब आप लेते हैं तो ये एनएडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीएनए रिपेयर, सेलुलर प्रोसेस को हेल्दी करता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसफंक्शन है उसको बेटर करता है। एनएडी प्लस एक्टिवेट्स सेट्यून, जो मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड लॉन्जेटिविटी को प्रमोट करते हैं। सेलुलर सिग्नलिंग को बेटर करता है, डीएनए को रिपेयर करने में मदद करता है। अब फाइनली इसकी प्राइस के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास है जिसका नाम है कॉर्डिसेप। मोटा मोटा सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये भी एक मिरेकल चीज है, कभी डिटेल में बात करेंगे जब कॉफी लॉन्च हो जाएगी इसके बारे में। ये भी देखो, हर उस चीज को जो जीन के बिहेवियर में मदद करता है, ये अकेला चीज, चाहे वो लिपिड हो, हार्ट हो, कैंसर हो, एजिंग हो, आपका जिसको बोलना चाहिए इम्यूनिटी है, उसमें फायदा करता है। एंड फाइनली 2-3 मिनट में इस बात के लिए लेंगे क्योंकि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों ये बहुत सस्ता है। आप में से काफी लोगों ने जब कहते हैं ना नॉलेज नहीं होती तो आप फिर बड़ा है, तो मेरे को कई बार बोलता है आदमी, अब तो बहुत सस्ता हो गया ये। एक्चुअली इसका पहले वाला ही रेट ठीक था, 8,000, 7,118। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का रीजन है, जीएसटी कम कर दिया तो ये भी कम हो गया। बट मेरे से अगर कोई बोलता है कि वैसे भी महंगा महंगा, 7,118 महंगा लग रहा है या यंग फ्यूल, ये बताओ पहले। आपका जो आज डी जनरेशन में एंड में हो ही गया, तो 1-2 मिनट लेते हैं। दो फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर। जो जीन का बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा है जिसकी वजह से एजिंग के जो चीजें हैं इंटरनली वो फास्ट हो रही हैं। एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में, मैंने बताया लाइफ स्टाइल, डाइट,
लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी आती है, उठना सोना भी आता है, डाइट आपको बता ही दिया। इंटरनल में जो चल रहा है कि एनएडी कम हो जाता है, एनएमएन से वो एनएडी बन रहा है, टीएमजी, सीएकेजी एंड कॉर्डिसेप, जो इंटरनली केमिकली जो चेंजेस एक्सेलरेट हो गए एजिंग के डीजनरेशन को, उसको रोकता है, उसको रिवर्स करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि जब आप कभी भी किसी को अगर कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सजेस्ट करो कि ब्रेन सॉरी यंग फ्यूल के साथ वो कार्डियो का प्रोडक्ट ले। किसी को अगर लीवर का है और उसको यंग फ्यूल के साथ लेना चाहिए, क्योंकि रूट कॉज में जीन बिहेवियर भी हो सकता है। ब्रेन से रिलेटेड है, आपको बेस में लेना चाहिए। तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 मिनट ज्यादा हो गया। बैक टू कल जो सेशन होगा वो इंटरेक्टिव होगा। हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं विद यंग फ्यूल। ओवर टू आवर कोहोस्ट अनुपम जी। थैंक यू सो मच सर। ये 2-4 मिनट की देरी इतना मैटर नहीं करती, इन्फॉर्मेशन सर कंप्लीट हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज शाम को फ्राइडे है, आज सुपर फ्राइडे सेशन रहता है, वुमेन स्पेशल, वुमेन हेल्थ के बारे में, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप